राहत इंदौरी का एक शेर है कि किसने दस्तक दी दिल पर, कौन है, आप तो अंदर हैं बाहर कौन है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप मुझे देख रहे हैं शारदा क्लासेस आजमगढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए होता क्या है कि हमारे सामने दिख रही है पृथ्वी खुली है, लेकिन पृथ्वी बाहर से कैसी ये सबको पता है, लेकिन पृथ्वी अंदर से कैसी है ये जानना हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए बड़ा ही कौतूहल का विषय रहा है। इसलिए आज हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में, जो कि भूगोल का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। तो आइए हम पढ़ते हैं और इस चैप्टर को पूरा आज खत्म करेंगे और ये कंप्लीट चैप्टर होगा। और ये गारंटी है मेरी कि एक बार ये लेक्चर ले लेने के बाद, देख लेने के बाद, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से आपके परीक्षा में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप बहुत आराम से उस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लिखा मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और दूसरी लाइन यह है कि वैज्ञानिक स्रोतों के अभाव में अभी हमारे पास पृथ्वी के आंतरिक संरचना का पूर्ण ज्ञान नहीं है। आप कहेंगे गुरुजी जब पूर्ण ज्ञान नहीं है तो पढ़ा क्यों रहे हो? तो यही तो बात है कि जिसके बारे में लोगों को पूर्ण ज्ञान नहीं है, वही चीज़ अगर हम जानने की कोशिश करें तो उसी को तो विज्ञान कहते हैं, वही तो हमारा भूगोल है, वही तो हमारा अध्ययन है। देखिए दरअसल बात क्या है कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी बहुत गहरी है, काफ़ी बड़ी है, पृथ्वी बहुत गहरी है। और अगर मैं पृथ्वी को ऊपर से खोदना शुरू करूं और खोदते खोदते इसके केंद्र तक जाने की कोशिश करूं, क्योंकि केंद्र तक जाऊंगा नहीं तो देखूंगा कैसे कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, और इसके केंद्र तक जाने की अगर कोशिश करूं तो मुझे 6378 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या ही 6378 किलोमीटर है। लेकिन आज तक हमने जो सबसे गहरी खुदाई की है पृथ्वी पर, वो मात्र 12 किलोमीटर की है। जो सबसे गहरी खुदाई आज तक हुई है पृथ्वी पर, वो मात्र 12 किलोमीटर की हुई है। 12 किलोमीटर की कहाँ हुई है? आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में। तो हमें जानना है 6378 किलोमीटर तक, लेकिन हमने अब तक खुदाई सिर्फ की है 12 किलोमीटर तक। इसका मतलब हमें जहां जानना है उसकी अपेक्षा हमने एकदम नगण्य खुदाई की है। तो जब हमने नगण्य खुदाई की, यानी हम साफ साफ देख नहीं पाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पृथ्वी के अंदर की संरचना को जानने के लिए कुछ तथ्यों पर और कुछ प्रमाणों पर विचार करना पड़ेगा। तो वैज्ञानिकों ने अब तक क्या क्या प्रमाण दिए, यानी कि क्या क्या तथ्य दिए, जिसके माध्यम से हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में या पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में जान पाएं। आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। तो प्रमाण कौन कौन से हैं? पहले प्रमाण ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं अप्राकृतिक प्रमाण। अप्राकृतिक प्रमाण को ही हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक प्रमाण। यानी कि कुछ प्रमाण ऐसे हैं जो वैज्ञानिकों ने अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर दिया कि इस तरह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो सकती है। जैसे इसमें आता है घनत्व, इसमें आता है ताप, इसमें आता है दाब। कुछ प्रमाण हमें मिलते हैं पृथ्वी के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों से, और कुछ प्रमाण ऐसे हैं जो प्राकृतिक प्रमाण हैं, जो हमको सामने से दिखाई पड़ते हैं। जैसे कभी कभी इसी पृथ्वी के अंदर से फूट करके ज्वालामुखी बाहर निकलती है, तो उस ज्वालामुखी का अध्ययन कर करके हम अंदर की संरचना जानने की कोशिश कर लेते हैं। कभी कभी इसी पृथ्वी पर भूकंप आता है, तो अंदर से कुछ भूकंपी तरंगें निकलती हैं और निकल करके बाहर आती हैं, जिससे ये क्या करती हैं? अंदर की संरचना के बारे में कुछ संदेशा लेकर के बाहर आती हैं। और इन भूकंपी तरंगों का अध्ययन करने के बाद भी हम पृथ्वी के अंदर की संरचना जानने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी कोई उल्का पिंड आकर के पृथ्वी से टकरा जाता है या पृथ्वी पर गिर जाता है, और उस उल्का पिंड का अध्ययन करके ही हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में और कैसे कैसे जानते हैं। जैसे सबसे पहला मैंने स्रोत आपको बताया था, सबसे पहला प्रमाण आपको बताया था, जिसको हम कहते हैं अप्राकृतिक स्रोत या अप्राकृतिक प्रमाण। कौन कौन से प्रमाण हैं, इनको देखिए ध्यान से। अप्राकृतिक प्रमाण में पहला प्रमाण है घनत्व आधारित प्रमाण। घनत्व आधारित प्रमाण क्या कहता है? घनत्व आधारित प्रमाण ये कहता है कि देखिए जो भैया, मुझे ज़्यादा पता तो नहीं है इसके बारे में कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, लेकिन हम इतना जरूर बता सकते हैं कि पृथ्वी की जो बाहर वाली परतें हैं ना, पृथ्वी की जो बाहर वाली परतें हैं, उनका घनत्व है कम। क्या है उनका घनत्व? उनका घनत्व है कम। जैसे आप अर्थ क्रस्ट का घनत्व देखेंगे तो वो 2.67 से लेकर 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक मिलता है। और ये कहता है कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग हैं, उस जो अंदर वाले भाग हैं, जो केंद्र वाले भाग हैं, जो बिल्कुल अंदर जा कर के हैं, उनका जो घनत्व है ना, उनका जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा है।
ठीक है, तो इतनी बातें सिर्फ बताया घनत्व आधारित स्रोत में कि बाहर का घनत्व कम है और अंदर का घनत्व ज़्यादा है। तो पूछा गया उनसे कि क्यों ऐसी बात है, तो ऐसी बातों को बताने के लिए उन्होंने दो बातें बताई कि देखिए इसके दो कारण हो सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला कारण हो सकता है दाब। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के जो बाहर है ना, पृथ्वी के बाहर वाले भाग काफ़ी भारी हैं और ये अंदर के भागों को दबाते हैं। जब अंदर के भागों को ये मिल करके दबाएंगे तो होगा क्या कि अंदर वाला भाग दबता चला जाएगा, दबता चला जाएगा, और किसी के ऊपर अगर वजन रख करके देखेंगे तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा दब जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, और कंप्रेस हो जाने के बाद इसका घनत्व बढ़ जाएगा। और बाहर वाले भागों पर चूंकि वजन कम है, दबाव कम है, तो दाब कम तो घनत्व कम, क्योंकि जहाँ भी दाब बढ़ेगा, जहाँ भी दाब बढ़ेगा वहाँ पर घनत्व बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दाब बढ़ेगा तो कण पास पास आएंगे, कण पास पास आएंगे तो घनत्व बढ़ जाएगा, और घनत्व बढ़ने का मतलब है कि आंतरिक भागों पर दबाव ज़्यादा, वजन ज़्यादा, इसलिए घनत्व भी ज़्यादा। लेकिन वहीं पर कुछ दूसरे तरह के भूवेत्ता आए और उन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, ये आप जो कह रहे हैं ना कि दाब ज़्यादा तो घनत्व ज़्यादा, ये एक सीमा तक ही होगा ना, किसी चीज़ को कितना दबाएंगे भाई। अब मेरे पास ये मार्कर है, आप इसको मान लीजिए थोड़ा दबाएंगे तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा, थोड़ा पिचकेगा, थोड़ा पिचकेगा, लेकिन एक प्रत्यास्थता की सीमा आएगी जहाँ पर ये दबना बंद हो जाएगा, क्योंकि हर पदार्थ की एक प्रत्यास्थता की सीमा होती है। उस प्रत्यास्थता की सीमा के बाद अगर आप इसको दबाने की कोशिश करेंगे तो ये दबेगा नहीं, वहीं पर रुक जाएगा। तो जो वैज्ञानिक कह रहे थे कि दाब बढ़ने के कारण घनत्व बढ़ता है, तो कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, हाँ दाब बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ता कि बाहर वाले का घनत्व मिलेगा 2.67 और अंदर जाएंगे क्रोड का घनत्व कितना मिल जाता है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक मिल जाता है। यानी ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि 2.67 से बढ़ करके 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत है। तो उनसे कहा गया कि भैया ऐसा तब क्या बात है, जब दाब वाली बात गलत है तब क्या बात है? उन्होंने कहा देखिए दरअसल बात ये है कि जो पृथ्वी के बाहर वाला भाग है ना, बाहर वाले भाग पर हल्के हल्के तत्व पाए जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हल्के हैं, और हल्के होने के नाते ही उनका क्या है, घनत्व कम है, उनका घनत्व कम है। और पृथ्वी के अंदर वाले भाग पर, पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो आपको दूसरे तरह के तत्व मिलेंगे, अन्य तत्व मिलेंगे दूसरे तरह के, और वो तत्व ऐसे होंगे, जो तत्व कैसे होंगे, भारी होंगे, और भारी होंगे और उनका घनत्व अधिक होगा। तो ऐसा नहीं है कि दाब बढ़ने के कारण घनत्व बढ़ा, चूंकि इसके अंदर ऐसे तत्व ही पाए जाते थे जिनका घनत्व पहले से ही ज़्यादा था, इसीलिए पृथ्वी के अंदर वाले भाग का घनत्व ज़्यादा और बाहर वाले भाग का घनत्व कम होता है। तो दाब आधारित स्रोत क्या कहता है, दाब आधारित स्रोत क्या कहता है, और रासायनिक तत्व पर आधारित स्रोत क्या कहता है, इसको मैंने आपको बताया। तो इन दोनों प्रमाणों में से ज़्यादा प्रामाणिक स्रोत कौन सा है? रासायनिक स्रोत, रासायनिक तत्व वाला स्रोत, क्योंकि इसने कहा कि बाहर हल्का पदार्थ पाया जाता है। और इस वाली विचारधारा के समर्थक जो थे, सबसे प्रबल समर्थक कौन थे? एडवर्ड स्वेस थे। कौन थे? एडवर्ड स्वेस। और एडवर्ड स्वेस ने ही ये विचारधारा दी, और उन्होंने पृथ्वी के परतों को 3 पार्ट्स में बांटा। और यही सवाल आपकी परीक्षा में पूछता है कि जो पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें कहा गया कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं, सिलिकॉन और क्या पाए जाते हैं? एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। और उसके बाद वाली जो परत है उसमें क्या पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है और मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है और मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम। और सबसे निचला पार्ट है जो पृथ्वी का, देखो सबसे निचला, सबसे अंदर वाला भाग है, उसमें क्या पाया जाता है? उसमें निकिल पाया जाता है और आयरन पाया जाता है, जिसको Fe से डिनोट करते हैं, इसको हमने लिखा आयरन। ठीक है, आयरन। तो एडवर्ड स्वेस नाम के वैज्ञानिक ने कहा कि पृथ्वी के ऊपरी वाले भाग में, ऊपरी वाली परत में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। उसके बीच वाले भाग में क्या पाया जाता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। और सबसे अंदर यानी केंद्र वाले भाग पर क्या पाया जाता है? निकिल और आयरन पाया जाता है, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर के भाग का घनत्व ज़्यादा होता है और पृथ्वी के बाहर भाग का घनत्व कम होता है। क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का है, आयरन भारी है, जब भारी है तो घनत्व ज़्यादा होगा, हल्का है तो घनत्व कम होगा। इसीलिए इन्होंने पहली वाली परत को क्या नाम दिया? सियाल नाम दिया। मैं लिखा सियाल, क्या कहा? सियाल। मैं हिंदी में लिखता हूँ यहाँ पर, क्या इन्होंने नाम दिया? सियाल।
बीच वाले भाग का इन्होंने नाम दिया क्या? सीमा, सीमा, और अंदर वाले भाग का इन्होंने नाम दिया निफे। तो इस तरह से एडवर्ड स्विस ने इस रासायनिक तत्व वाली अवधारणा को साबित करते हुए यह विचार दिया कि पृथ्वी के बाहर वाली परत को सियाल कहा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम ज़्यादा पाए जाते हैं। पृथ्वी के बीच वाली परत को सीमा कहा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता है। और पृथ्वी के अंदर वाले भाग को निफे कहा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर निकिल और आयरन पाया जाता है। ये आपको समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें खत्म हुई। अब देखिए ताप आधारित स्रोत क्या कहता है। ताप आधारित स्रोत से अगर हम जानने की कोशिश करें कि पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है, तो हम थोड़ा सा जब खुदाई करना शुरू करते हैं ना, तो हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी पे अगर आप खुदाई करते हुए अंदर की तरफ जाएं और अगर 32 मीटर की दूरी तय करें, तो जैसे ही आप 32 मीटर की दूरी यहाँ पर तय करेंगे, यहाँ 32 मीटर की दूरी तय करेंगे, आपको पता चलेगा कि वहाँ पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। यानी पृथ्वी के अंदर जाने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ता है। ये शुरू में ऑब्जर्वेशन मिलता है। अब वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो हमें 10 किलोमीटर जाने पर ताप में 300 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि देखने को मिलनी चाहिए, और अगर हम 40 किलोमीटर तक खुदाई करें तो हमें 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि ऐसा नहीं है कि अगर 10 किलोमीटर जाएंगे तो 300 वृद्धि नहीं होगी, कुछ कम वृद्धि होगी। इसका मतलब ये जो 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ रहा है वो केवल कुछ ही दूरी तक सही है, उसके बाद जाने पर वो गलत हो जाता है। इसलिए ताप आधारित स्रोत बहुत ज़्यादा प्रमाण सिद्ध नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों होता है और क्या कारण है और पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। फिर देखिए, मैंने तीसरा स्रोत आपको बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित स्रोत क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आपको 2 विचारधाराएं जो मुख्य देखने को मिलती हैं, जिसमें एक है ग्रहाणु परिकल्पना, एक है ज्वारीय परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना में कहा गया कि पृथ्वी का केंद्र ठोस है, और ज्वारीय परिकल्पना में कहा गया पृथ्वी का केंद्र द्रव है। यानी कि पृथ्वी के उत्पत्ति संबंधी परिणामों में आप देखेंगे कि बहुत विरोधाभास है। कोई कहता है ठोस है, कोई कहता है द्रव है। इसीलिए इस पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। अब आप देखेंगे कि ज्वालामुखी आधारित स्रोत क्या कहता है। ज्वालामुखी आधारित स्रोत ये कहता है कि पृथ्वी के अंदर से ही ज्वालामुखी आ रही है। इसका मतलब कि पृथ्वी के अंदर जरूर कहीं न कहीं पिघला हुआ मैग्मा होगा, पिघला हुआ मैग्मा होगा, यानी लावा होगा। ताप बहुत ज़्यादा होगा, ताप बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि ज्वालामुखी वाली परिकल्पना कहती है कि पृथ्वी के अंदर जरूर कहीं न कहीं ऐसी बात है कि बहुत ज़्यादा ताप है और पिघला हुआ लावा है, तभी वो फट करके बाहर आ रहा है। अब देखिए उल्कापिंड आधारित स्रोत क्या कहते हैं। जैसे होता क्या है कि पृथ्वी पर कभी कभी आसमान से उल्कापिंड गिरते हैं, और आसमान से जब उल्कापिंड गिरते हैं तो आपने पढ़ा होगा उस चैप्टर में कि उसकी जो होती है ना बाहर की परत जल जाती है, बाहर की परत जल जाती है, और सिर्फ अंदर वाला भाग ही कभी कभी पृथ्वी पर आ पाता है, या कभी कभी वो भी जल जाता है। यानी जो उल्कापिंड मिलता है वो बिल्कुल किसी पिंड का सबसे बीच वाला हिस्सा होता है, सबसे केंद्र वाला हिस्सा होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर बीच वाला हिस्सा हमें मिलता है तो हम ये जान सकते हैं कि जो बड़े बड़े पिंड होते हैं उनके बीच में एक्चुअल में होता क्या है, उसके अंदर होता क्या है। तो कुछ स्रोत इससे मिले, लेकिन इन सारे स्रोतों पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं किया गया, या फिर ये स्रोत बहुत अधिक प्रमाण नहीं दे पाए पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। जब ये बहुत सारे प्रमाण ये लोग दे नहीं पाए तो अब हुआ क्या कि जो भूकंप पर आधारित स्रोत थे, यानी भूकंप पर आधारित जो गणनाएं थी, यानी जैसे जैसे आप देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर से ही भूकंपी तरंगें निकल करके बाहर आती हैं। जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर से ही भूकंपी तरंगें निकल करके क्या आती हैं, बाहर की तरफ आती हैं, और यहाँ से चारों दिशाओं में फैलती हैं और हमें पृथ्वी पर क्या होती हैं, महसूस होती हैं। जब ये भूकंपी तरंगें अंदर से निकल करके बाहर की तरफ आएंगी तो हमें ज़रूर है कि ये अंदर से कुछ ना कुछ सूचना जरूर लेकर के आएंगी कि अंदर की स्ट्रक्चर कैसी है। अब हम देखते क्या है कि जो भूकंपी तरंगे आती हैं उन भूकंपी तरंगों में एस टाइप की तरंगे, पी टाइप की तरंगे, एल टाइप की तरंगे, जिसको आपने पढ़ा होगा भूकंप वाले चैप्टर में। उसी तरह पीजी तरंग हो गई, एसजी तरंग हुई, पी स्टार तरंग हुई। ये सारी तरंगे भूकंपी तरंगों के रूप में निकल करके बाहर आती रहती हैं। और जब ये बाहर आती रहती हैं तो इन तरंगों की गति को देखकर, इन तरंगों की दिशा को देखकर और इन तरंगे के विलुप्तीकरण को देख करके, यानी कहाँ पर गति बढ़ रही है, कहाँ पर इनकी दिशा चेंज हो रही है और कहां पर ये तरंगे पूरी तरह से विलुप्त हो जा रही हैं, इन सबको देखने के बाद पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अंदाजा थोड़ा सा ठीक ठीक लगा पाना संभव हो पाया, और अंदाजा लगाया भी गया।
और भूकंपी तरंगों पर आधारित इन स्रोतों के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया। क्या कहा गया कि जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी मुख्यतः 3 परतों से मिलकर बनी है। देखिए मैंने 3 परतें बनाई। ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली परत को कहा गया क्रस्ट। क्या कहा गया? क्रस्ट कहा गया, या इसी को कहा गया भूपर्पटी। सबसे ऊपर वाली परत को कहा गया भूपर्पटी। और बीच वाली परत को, यानी भूपर्पटी के बाद जो परत आती है उस परत को कहा गया मेंटल। क्या कहा गया? मेंटल। और जो सबसे बीच में परत है उसको कहा गया कोर, या अंग्रेजी में कहें तो क्रोड। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाली परत को कहा गया क्रस्ट, उसके बाद वाली परत को कहा गया मेंटल, और सबसे केंद्रीय भाग वाली परत को क्या कहा गया? कोर। अब जो इसको कहा गया कोर, तो हमने एक बड़ा सा चक्कू डाला और पृथ्वी को ऐसे काट दिया, 2 भागों में ऐसे काटा, और ऐसे काट करके एक स्लाइस यहाँ से निकाला, और निकाल करके लाकर यहाँ आपके सामने रख दिया, और आपको देखने पर मजबूर कर दिया कि देखिए यहाँ पर क्रस्ट है, यहाँ पर क्या है? क्रस्ट है, और यहाँ पर मेंटल है, और यहाँ पर क्रोड है। तब चूंकि भूकंपी तरंगों पर आधारित जो स्रोत है, जिसमें कहा गया कि पृथ्वी 3 परतों से मिलकर बनी है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, यही सर्वाधिक प्रमाणित है, सबसे ज़्यादा प्रमाणित यही है। और जब सबसे ज़्यादा प्रमाणित यही है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना क्रस्ट, मेंटल, कोर से मिलकर बनी है, तो इसी पर आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है। क्रस्ट के बारे में पूछेगा, मेंटल के बारे में पूछेगा, कोर के बारे में पूछेगा। तो आइए हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में, और देखते हैं इनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो सबसे पहले हम देखिए, एक एक करके क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में पढ़ते जाएंगे, और इस पर नोट्स भी बनाते जाएंगे, क्योंकि सारे पॉइंट जो लिखे गए हैं ना, बिल्कुल एग्जाम में पूछे हुए पॉइंट हैं, और जिनके आगे पूछने की संभावना है। बार बार यही रिपीट होते रहते हैं, और बार बार आपको इन्हीं क्वेश्चंस को करने में थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले एक एक परत के बारे में अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और सबको वहाँ पर फिगर में ड्रा करते चलेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहली परत का नाम मैंने क्या लिखा यहाँ पर? क्रस्ट या भूपर्पटी। तो सबसे ऊपर वाली परत आपको जो दिख रही है ना, इसी परत को मैंने नाम दिया है क्या? भूपर्पटी। मैं कौन होता हूँ नाम देने वाला? नाम देने वाला भूगोलवेत्ता है, नाम देने वाले भूगोल वैज्ञानिक हैं। मैं सिर्फ आपको पढ़ाने वाला हूँ। यानी सबसे ऊपर वाली जो परत है ना, इस परत को हम कहते हैं क्रस्ट। इसी क्रस्ट को ही हम क्या कहते हैं? इसी क्रस्ट को ही हम भूपर्पटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। इसी को अगर हम भूपर्पटी कहते हैं, और इसी को हम एक नाम और देते हैं, लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। इसी को नाम दिया जाता है लिथोस्फीयर। और इसी लिथोस्फीयर को हिंदी में क्या कहा जाता है? स्थलमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थलमंडल कहा जाता है। यानी ये जो ऊपर वाली परत है, ये परत पृथ्वी की सबसे पतली परत है, सबसे ऊपर वाली परत है। इसी परत को क्रस्ट कहा जाता है, इसी परत को भूपर्पटी कहा जाता है, इसी परत को लिथोस्फीयर कहा जाता है, और इसी परत को स्थलमंडल कहा जाता है। अब देखिए हुआ क्या कि ये जो परत है ना, इसकी मोटाई कितनी है? तो इसकी मोटाई आप देखेंगे कि महाद्वीपीय भाग में इसकी, क्योंकि पृथ्वी की जो क्रस्ट है ना, ऊपर वाला भाग है, इस पर महाद्वीप पाए जाते हैं, और महाद्वीपों के साथ साथ महासागर पाए जाते हैं। 70% तो महासागर पाए जाते हैं, केवल 30% द्वीप पाए जाते हैं। जो द्वीपों पर आप इसकी मोटाई नापेंगे ना, तो द्वीपों पर इसकी जो मोटाई आती है वो 33 किलोमीटर आती है लगभग औसत में। और महासागरों में इसकी मोटाई नापेंगे तो महासागरों में ये 5 किलोमीटर आती है। पॉइंट सारा नोट करते जाएंगे कि महाद्वीपीय भाग में इसकी औसत मोटाई कितनी है, तो 33 किलोमीटर है, और महासागरी भाग में इसकी मोटाई कितनी है? 5 किलोमीटर है। और ये जो क्रस्ट है ना बाबू, ये क्रस्ट भी 2 भागों में बटी होती है। देखिए, ये जो इतनी मोटी मैं परत बनाया हूँ ना, यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसी को हम कहते हैं क्रस्ट। लेकिन क्रस्ट भी बीचों बीच 2 पार्ट में बटी होती है। एक को कहते हैं ऊपरी क्रस्ट, एक को कहते हैं निचली क्रस्ट। ऊपरी वाली क्रस्ट को हम महाद्वीपीय क्रस्ट कहते हैं। चूँकि ये जो महाद्वीपीय क्रस्ट है, ये सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। इसीलिए इस क्रस्ट के ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं सियाल। यानी कोई पूछे सियाल क्या है, तो कहेंगे बिल्कुल महाद्वीपीय वाली परत जो है, जो क्रस्ट 2 भागों में बटी है, ऊपर वाले भाग को हम सियाल कहते हैं, इसी वाले को महाद्वीपीय परत कहते हैं। और ये बनी किसकी होती है? तो ये बाबू, इसके अंदर ग्रेनाइट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये ग्रेनाइट से बनी होती है। यानी कि जो क्रस्ट है 2 पार्ट में बटी, ग्रेनाइट है, और नीचे जो महासागरी वाली प्लेट है, ये किसकी बनी होती है? तो हम कहेंगे ये बनी होती है बेसाल्ट की। ये बनी होती है बेसाल्ट की। और जो ऊपरी परत है और निचली परत है, उसके बीचों बीच पाई जाती है एक असंबद्धता। क्या पाई जाती है? एक असंबद्धता। अब इसको समझना आपको थोड़ा जरूरी है कि असंबद्धता होता क्या है। देखिए,
इस पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते समय आप कभी भी देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये पूरा एक पृथ्वी को मैंने ऐसे बनाया हुआ है। मान लीजिए यहाँ तक एक परत है और यहाँ एक परत होने के बाद ये परत है यहाँ, और यहाँ से एक दूसरी परत शुरू होती है। तो मान लीजिए एक परत यहाँ से ऐसे शुरू होती है। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ असंबद्धता क्या होती है। तो अब ऐसी बात है, देखिए कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एक परत है, यहाँ से यहाँ तक एक परत है, लेकिन यहाँ से दूसरी परत शुरू हो गई। यानी जो यहाँ से यहाँ तक की क्वालिटी होगी एक जैसी होगी और यहाँ से यहाँ तक की क्वालिटी एक जैसी होगी, लेकिन जो जहाँ पर ये दोनों परत आपस में मिलती हैं, यहाँ की क्वालिटी न तो ऐसी होगी पूरी तरह, न तो ऐसी होगी, वो दोनों के बीच की स्थिति होगी। यानी कि एक ऐसी परत, एक ऐसी पतली पट्टी जहां पर दोनों परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं, उस वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, असंबद्धता कहते हैं। और अंग्रेजी में इसे ही क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे ही डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिसकंटिन्यूटी। यानी कि यहाँ से एक परत कंटिन्यू यहाँ आई, लेकिन यहाँ आकर के परत डिसकंटिन्यू हो गई, यानी दूसरी परत शुरू हो गई, और बीच वाली जो यहाँ पर पतली पट्टी है, यहाँ पर न तो इस वाली परत की विशेषता पाई जाएगी पूरी, न तो इस वाली परत की विशेषता पूरी पाई जाएगी। यहाँ पर दोनों परतों की विशेषताएं पाई जाएंगी, और जहाँ पर दोनों परतों की विशेषताएं पाई जाएंगी उस वाले क्षेत्र को हम असंबद्धता कहते हैं। चूंकि इस पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन करते हुए आप जाएंगे तो आपको तमाम असंबद्धताएं मिलेंगी। जैसे यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी, यहाँ यहाँ यहाँ, तो अलग अलग असंबद्धताएं मिलेंगी। तो हर असंबद्धता का आपको अलग अलग नाम देना पड़ेगा। तो अलग अलग नाम देना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि जो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को एक असंबद्धता जो बांटती है, इस वाली असंबद्धता को क्या कहते हैं, तो इस वाली असंबद्धता को हम कहते हैं कोनराड असंबद्धता। कौन सी असंबद्धता कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोनराड असंबद्धता या कोनराड डिसकंटिन्यूटी। असंबद्धता, असंबद्धता, कोनराड असंबद्धता, इसको हम कहते हैं कोनराड असंबद्धता। अब यहाँ से क्रस्ट वाला पोर्शन खत्म हुआ। आप देखेंगे कि कोनराड असंबद्धता कहाँ पाई जाती है, क्रस्ट के बीचों बीच पाई जाती है। अगर पूछे आपसे कोई कि क्रस्ट का घनत्व कितना है, तो कहेंगे जो क्रस्ट वाला पोर्शन है ना, इस क्रस्ट वाले पोर्शन का घनत्व कितना है, तो हम कहेंगे कि 2.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व है। यानी कि इसका जो क्रस्ट वाला पोर्शन, इसका घनत्व 2.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि इस भूपर्पटी में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो हम कहेंगे सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है ऑक्सीजन। यही लोग गलती कर देते हैं। कई लोग उस नाम सोचते हैं कि इसका नाम सियाल है, इसका नाम सीमा है, तो सिलिकॉन सबसे ज़्यादा पाया जाता होगा। नहीं, वो धातुओं के क्रम में हम देखेंगे तो सिलिकॉन एल्युमिनियम पाया जाएगा। लेकिन कुल तत्व पूछेगा कि कुल तत्वों में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है क्रस्ट के ऊपर, तो हम यही कहेंगे कि सर्वाधिक तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद आयरन, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद मैग्नीशियम। तो याद करेंगे कि क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, उसके बाद मैग्नीशियम, ये पाया जाता है। तो ये रही आपको क्रस्ट के बारे में पूरी जानकारी। अब जब क्रस्ट के बारे में पूरी जानकारी खत्म हुई और इतने पोर्शन का हमने अध्ययन कर लिया कि ये क्रस्ट है, तो उसी तरह से अब हमें अध्ययन शुरू कर देना होगा किसका, अगली परत का, जिसको हमने क्या कहा, मेंटल। तो हमने क्या कहा, मेंटल। तो मेंटल जहाँ से क्रस्ट खत्म होता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्रस्ट था पूरा, अब यहाँ से ख़त्म होकर के यहाँ से यहाँ तक पूरा पोर्शन जो चलेगा वो मेंटल वाला पोर्शन है। इस मेंटल को हम समझेंगे कि मेंटल में क्या क्या है और कौन कौन से पॉइंट मेंटल से पूछता है परीक्षा में। तो सबसे पहले ये देखिए, जो मेंटल है ना, वो मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। यानी कि मेंटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, जहाँ तक मेंटल है, ये कितना दूर है, यानी 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल पाया जाता है। और 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल पाया जाता है। और मेंटल शुरू कहाँ से होता है, जहाँ पर क्रस्ट ख़त्म होती है वहीं से मेंटल शुरू होता है। तो क्रस्ट जहाँ ख़त्म हुई वहाँ से मेंटल शुरू हुई, इसका मतलब यहाँ पर भी एक डिसकंटिन्यूटी पाई जानी चाहिए। और यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, इस डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। कौन सी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी या मोहो असंबद्धता कहते हैं, मोहो असंबद्धता।
तो इसको देखिए ध्यान से समझिएगा कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में पूछेगा कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, तो मैंने आपको बताया कौन सी मोह असंबद्धता पाई जाती है। यानी क्रस्ट खत्म, मेंटल शुरू, मोह असंबद्धता बीच में पाई जाती है। अब ये दोनों पॉइंट तो समझ लीजिए एकदम रामबाण इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए कि जो मेंटल है ना वो पृथ्वी का कितना % भाग घेरा है। तो आप कहेंगे जो मेंटल है ना पृथ्वी का 83% आयतन और 67% द्रव्यमान ग्रहण करता है। यानी जो मेंटल है ना पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और सर्वाधिक द्रव्यमान इसी मेंटल में रहता है। यानी अगर मेंटल को ख़त्म कर दिया जाए तो पृथ्वी आयतन के मामले में सिर्फ कितना बचेगी, 17% बचेगी, और इसके मामले में कितना बचेगी, 67 3 70 70 30, यानी कि 33% द्रव्यमान के मामले में बचेगी। यानी मेंटल कैसी है, मेंटल बहुत बड़ी परत है, बहुत मोटी परत है, और आयतन के हिसाब से आप देखेंगे तो 83% और द्रव्यमान के हिसाब से देखेंगे तो 67% भाग मेंटल ही ग्रहण करती है। अब जो ये मेंटल है ना, मेंटल भी 2 भागों में बटी है। मेंटल को भी 2 भागों में बांटा गया है। देखिए यहाँ से यहाँ तक मेंटल है, तो मेंटल के जो ऊपरी भाग है, यानी यहाँ से मैंने ये बनाया है मेंटल का ऊपरी भाग और मेंटल का निचला भाग। मेंटल के ऊपरी भाग को हम कहते हैं स्टेनोस्फेयर। ये सब नोट करेंगे, पॉइंट है, लिखना है। मेंटल के ऊपरी भाग को हम कहते हैं स्टेनोस्फेयर और मेंटल के निचले भाग को हम कहते हैं मध्यमंडल। और ये जो स्टेनोस्फेयर है ना, यहीं पर मैंने लाल लाल बनाने का कारण इसका है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लावा भरा होता है, बहुत ज़्यादा मैग्मा भरा होता है, धधकता हुआ आग का गोला है, और यहीं से ज्वालामुखी फूट करके पृथ्वी से बाहर निकलता है। यानी आपसे पूछेगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, तो मेंटल के ऊपरी भाग को स्टेनोस्फेयर कहा जाता है। स्टेनोस्फेयर की हिंदी होती है दुर्बलता मंडल। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पृथ्वी के अंदर से जो ज्वालामुखी निकलता है वो पृथ्वी के किस भाग से निकलता है, तो हम कहेंगे मेंटल से निकलता है। मेंटल में भी अगर पूछ ले तो हम कहेंगे मेंटल के स्टेनोस्फेयर से, यानी कि दुर्बलता मंडल से ज्वालामुखी बाहर की तरफ निकलता है। अब चूंकि मेंटल का स्टेनोस्फेयर जहाँ ख़त्म होता है और जहाँ पर मध्यमंडल शुरू होता है, यहाँ पर भी एक डिसकंटिन्यूटी पाई जानी चाहिए। अरे बिल्कुल पाई जानी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ही कि जहाँ पर एक परत ख़त्म होती है और दूसरी परत शुरू होती है वहाँ पर डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। तो यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, जो मेंटल को 2 भागों में बांटती है, इस डिसकंटिन्यूटी को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेपेटी असंबद्धता। क्या कहते हैं, रेपेटी असंबद्धता। क्या कहते हैं, रेपेटी असंबद्धता कहते हैं। तो मेंटल को 2 भागों में बांटा, रेपेटी असंबद्धता। तो मेंटल वाला आप समझ गए, रेपेटी असंबद्धता इसको 2 भागों में बांटती है और मेंटल का भी पार्ट खत्म हुआ। हाँ, एक क्वेश्चन पूछता है कि मेंटल का घनत्व कितना होता है, तो हम कहेंगे 3.3 से 5.5, 3.3 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे मेंटल का घनत्व होता है। तो मेंटल का घनत्व बता दिया आपको, मेंटल के बारे में पूरा आपको समझा दिया। अब पृथ्वी का सबसे अंदर वाला पार्ट बचा जिसको हम कहते हैं क्रोड। अब तो देखिए क्रोड कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ये जो आया यहाँ से महाद्वीपों पर मोटाई थी 33 किलोमीटर और महासागरों की मोटाई थी 5 किलोमीटर। मेंटल जो आया वो कहाँ तक आया, 2900 किलोमीटर तक आया। और 2900 किलोमीटर के बाद यहाँ पर जो शुरू होता है उसको हम कहते हैं क्रोड, यानी इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं क्रोड। तो क्रोड हम क्या कहेंगे, क्रोड पृथ्वी का सबसे अंदर वाला भाग है। सबसे अंदर वाला भाग क्यों, क्योंकि मैंने ये इसीलिए तो बनाया ऐसा कि पृथ्वी ये गोल है, तो यहाँ से 2 बड़ा चक्कू डाल करके काटा, तो काट के स्लाइस निकाल करके यहाँ रखा, तो यानी केंद्रीय भाग यही है ना। तो जो पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग है उस केंद्रीय भाग को हम क्या कहते हैं, उस केंद्रीय भाग को हम क्रोड कहते हैं। क्रोड भी 2 पार्ट में बटा है, एक ऊपरी क्रोड, एक निचला क्रोड। और क्रोड सबसे केंद्रीय भाग है और 2 पार्ट में बटा है। जो 2 पार्ट में बटा है, इस क्रोड का पूछता है कि घनत्व कितना है, तो आप कहेंगे कि 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व है। ये सारे पॉइंट आपको नोट में लिखने और याद करने हैं। जो क्रोड है ना, क्रोड का घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और इस क्रोड का एक और नाम है, क्या नाम है, सेंट्रोस्फेयर। और एक और नाम है, क्या है, बेरीस्फेयर। तो पूछे सेंट्रोस्फेयर ऑफ द अर्थ किसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं, क्रोड को कहते हैं। हाँ, एक और चीज़ पूछता है वाइट ऑफ द अर्थ किसको कहते हैं, यानी वाइट ऑफ द अर्थ। वाइट ऑफ द अर्थ किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे मेंटल को कहते हैं। मेंटल को वाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं। बेरीस्फेयर ऑफ द अर्थ किसको कहते हैं, क्रोड को कहते हैं। सेंट्रोस्फेयर ऑफ द अर्थ किसको कहते हैं, क्रोड को कहते हैं।
और लिथोस्फीयर ऑफ द अर्थ किसको कहते हैं, तो हम कहते हैं क्रस्ट को। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो क्रोड का ऊपरी भाग है ना, क्रोड यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, क्रोड का ऊपरी भाग है वो किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। और क्रोड का जो निचला भाग है ना यहाँ वाला, ये किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। तो देखिए एकदम सटीक जानकारी हो रही है, किसके आधार पर, भूकंपी तरंगों के आधार पर ये बातें बताई जा रही हैं। निचला भाग ठोस है और ऊपरी भाग द्रव है। अब हमने आपको बताया था कि जहाँ पर भी दो परत आपस में स्पर्श करती हैं, यानी ऊपरा भाग और निचला भाग जहाँ पर स्पर्श करेगा, यहाँ पर भी एक असंबद्धता पाई जाएगी। इस असंबद्धता का भी नाम देना पड़ेगा, इसका नाम है लेहमन असंबद्धता। क्या है, लेहमन असंबद्धता। इसको आप अभी नोट करते चलेंगे, बाद में हम इसका रिवीजन आपको कराएंगे कि ये कौन कौन सी असंबद्धताएं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। आप पूछेंगे कि सर जहाँ पर मेंटल खत्म हुआ और जहाँ से क्रोड शुरू हुआ वहाँ पर भी तो कोई असंबद्धता पाई जाएगी। हाँ, बिल्कुल पाई जाएगी, और उस असंबद्धता को हम कहते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो यहाँ पर आपकी सारी बातें कंप्लीट होती हैं क्रस्ट, मेंटल और क्रोड के बारे में। तो आइए थोड़ा सा एक रिवीजन ले लेते हैं कि किस परत को क्या कहते हैं और किस तरह से कौन कौन सा टॉपिक आपको कौन कौन सा पॉइंट याद रखना है। तो मैंने क्या बनाया, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये बड़ी सी पृथ्वी है, ये बड़ी सी पृथ्वी है हमारे पास। इस पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है उसको हम कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। उसका जो बीच वाला भाग है इसको हम कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं, मेंटल। इस वाले भाग को हम कहते हैं कोर। हमने पृथ्वी पर एक बड़ा सा चाकू लगाया और ऐसे पृथ्वी को काट लिया, काट करके एक स्लाइस उठाकर इधर लाए और इस स्लाइस को ऐसे मैं बना करके आपको दिखाया, ऐसे दिखाया और कहा ये जो ऊपर वाला भाग है ये क्रस्ट है, जो बीच वाला भाग है वो मेंटल है, और जो ये सबसे नीचे अंदर वाला भाग है, सबसे केंद्र वाला भाग है, इसको मैंने कहा ये क्रोड है। क्रस्ट भी मैंने बांटा दो पार्ट में, क्रस्ट भी दो भागों में बटी, मेंटल भी दो भागों में बटी, और ये जो आपका केंद्र है क्रोड है ये भी दो भागों में बटा। जो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में असंबद्धता है उसको हमने कहा कोनराड असंबद्धता। क्या कहा, कोनराड असंबद्धता। ये जो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में असंबद्धता है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, क्रस्ट है। क्या है, क्रस्ट है। और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन क्या है, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है मेंटल, और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन क्या है, इसको हम कहते हैं क्रोड। ये तो कहते हैं क्रोड। अब ये जो क्रस्ट है, पूरा क्रस्ट, ये भी दो भागों में बटा। जहाँ पर बटा वहाँ पर असंबद्धता, कौन सी असंबद्धता, कोनराड असंबद्धता। ये यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन मेंटल दो पार्ट में बटा। तो पहला जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको हमने कहा स्टेनोस्फीयर, नीचे वाले पार्ट को हमने कहा मध्यमंडल, और जहाँ पर ये पार्ट बटा वहाँ पर कौन सी असंबद्धता, इसको हम कहेंगे रेपेटी असंबद्धता। कौन सी असंबद्धता, रेपेटी असंबद्धता। और जो ये क्रोड वाला पोर्शन है ये भी दो भागों में बटा, तो बीच में असंबद्धता, और ये असंबद्धता को हमने नाम दिया लेहमन असंबद्धता। कौन सी, लेहमन असंबद्धता। अब देखिए जहाँ पर क्रस्ट और मेंटल आपस में जुड़ते हैं यहाँ भी पाई जाएगी असंबद्धता। इसको मैं रेड से दिखाता हूँ। तो जो जहाँ पर क्रस्ट खत्म होता है और मेंटल शुरू होती है, यहाँ पर जो असंबद्धता पाई जाती है उस असंबद्धता को हम नाम देते हैं मोहो असंबद्धता। और जहाँ पर मेंटल खत्म होता है और क्रोड शुरू हो जाता है वहाँ की असंबद्धता को हम नाम देते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे और सारी असंबद्धताओं को बताते हुए चलेंगे। जैसे ये सबसे निचला वाला क्रोड है, ये ऊपला वाला क्रोड है, ये निचला मेंटल है, ऊपरी मेंटल है, निचली क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट है। ये असंबद्धता कौन सी है, लेहमन असंबद्धता। इसके ऊपर गुटेनबर्ग असंबद्धता, यहाँ पर रेपेटी असंबद्धता, ये मोहो असंबद्धता, और ये कोनराड असंबद्धता। इसको क्रम से ऊपर से नीचे से जैसे मन करे वैसे याद कर लीजिए। और पीछे जो आपको सारा पॉइंट मैंने बताया है ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ऐसे पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सारी पॉइंट्स, बिल्कुल कोई भी छोड़ने वाली पॉइंट नहीं है, सारे पॉइंट्स को याद करना है और सब कुछ वीडियो में जितना बताया गया है पूरा लिख लेंगे। पृथ्वी के आंतरिक संरचना का ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पृथ्वी के आंतरिक संरचना से पूछेगा वो नहीं छूटेगा, सब कुछ आप हल करेंगे। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।